हेलो गाइस। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी है। हम सबको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना आ चुका है, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक को ले, कौन से स्टॉक को नहीं ले। किसी भी स्टॉक को बाय करने के पीछे जो उसका रीज़न होता है वो होता है उसका फंडामेंटल्स। हम कई बार स्टॉक को बाय तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या क्या है। इस वजह से क्या होता है, हमने स्टॉक तो खरीद लिया लेकिन उससे हमें लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर हम फंडामेंटल्स को समझने भी जाए तो वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं जिसको समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसमें ROE, ROC, EPS, PE रेशियो, PV रेशियो, इस बहुत सारी टर्म्स आ जाती है जिसका मतलब हमें पता नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी टर्म्स का मतलब जानने वाले हैं। तो इंतजार किसका, मैं विकास, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें किसी स्टॉक के ऊपर रिसर्च करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला तो हमें उसके फंडामेंटल्स को देखें और दूसरा उसके टेक्निकल्स को देखें। देखो, जिसको भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो फंडामेंटल्स की तरफ जाता है, लेकिन जिनको इंट्राडे करनी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है, थोड़े से टाइम के लिए करना है, वो टेक्निकल्स को फॉलो करता है। हम इसको क्रिकेट से लिंक करने की कोशिश करते हैं। देखो, फंडामेंटल्स जैसे कि जब कोई IPL में कोई बैट्समैन आता है ना, तो उसके स्टैट्स हमारे सामने रखे जाते हैं कि हाँ भाई, इसने इतने मैच खेले हैं, इतने इसने रन मारे हैं, इतने इसकी 50s है, इतनी इसकी 30s है, इसका स्ट्राइक रेट है। ऐसे ही फंडामेंटल्स होते हैं। जब हम किसी कंपनी की डिटेल्स निकाल के देखते हैं तो हमारे पास सामने आता है, हाँ ये कंपनी सेक्टर के अंदर काम करती है, हाँ ये कंपनी इस टाइम में बनी है, इसका सेक्टर का जो PE रेशियो वो ये है, इसका PE रेशियो ये है, इसकी ROC ये है, इसके ऊपर इतना डेट है। ये सारी चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे क्रिकेट के साथ। तो दूसरी तरफ आते हैं टेक्निकल्स। हम टेक्निकल एनालिसिस को क्रिकेट की फॉर्म के साथ रिलिंक कर सकते हैं। मान लो किसी बैट्समैन ने पिछले 2 या 3 मैच के अंदर अच्छे रन मारे, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो अगला मैच खेलेगा तो उसमें वो रन ही मारेगा, नहीं। वो ऐसा हो जाता है, वो टेक्निकल हो जाता है। इसलिए तो मैंने बोला आपको, टेक्निकल एनालिसिस वो लोग करते हैं जो इनको ट्रेडिंग करनी होती है। उनको फंडामेंटल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी बैट्समैन ने आज 50 मार दिया, 100 मार चुके हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि उसके स्टैट्स जो है वो चेंज हो गए, नहीं। कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उसके स्ट्राइक रेट में और उसके एवरेज में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मात्र थोड़ा सा ही पड़ेगा अगर पड़ेगा तो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही फंडामेंटल्स में होता है। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस किसी का बहुत ही अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हों। टेक्निकल एनालिसिस थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें पता चल जाता है कि आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। देखो, अगर हमें फंडामेंटल्स को समझना है तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन हर स्टॉक का जो डाटा होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए हम एक काम करते हैं, इसलिए हम अपनी कंपनी का एक सिंपल सा डाटा लेके चलते हैं। मान लो मैं कोई कंपनी खोल रहा हूँ अपनी नॉलेज फॉरस। मैं गया बोर्ड के पास कि देखो जी, मेरी ये कंपनी है और मैं अपनी कंपनी को खोलने वाला हूँ। वहाँ मेरे को उनको 3 चीज़ें बतानी होगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आप देखो, आप अपनी कंपनी में कितने पैसा लगाना चाहते हो। मैंने बोला ठीक है, मैं अपनी कंपनी में 100 रुपये लगाना चाहता हूँ। तो ये 100 रुपये क्या हुआ, इनिशियल इक्विटी कैपिटल, ठीक है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा ठीक है, ये बताओ आप अपनी कंपनी को कितने शेयर्स में डिवाइड कर दोगे। मैंने बोला जी एक काम करो, आप 10 शेयर में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10। अब 10 शेयर हो गए और 100 रुपये टोटल हो गए, तो फेस वैल्यू कितनी निकली, 10। मतलब एक शेयर की जो वैल्यू हो जाती है वो 10 रुपये। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है, कोई भी एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग की कीमत कितनी होती है, वो होती है उसकी फेस वैल्यू। तो मेरी कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। ये सारा आपको क्लियर हो गया इतना। अब देखो, कुछ टाइम बाद मेरी कंपनी जो है ना ग्रो कर जाती है। ग्रो करने के बाद जो उसका स्टार्टिंग का मार्केट कैप था वो 100 रुपये था। आज के टाइम पे जो मार्केट कैप है वो 1000 रुपीज़ हो चुका है। मतलब मेरी कंपनी ग्रो कर चुकी है। जो पहले शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये थी, वो जो फेस वैल्यू थी, लेकिन आज के टाइम पे जो करंट प्राइस चल रहा है मेरे शेयर का वो 100 रुपये चल रहा है। अब कंपनी चल रही है, कुछ ना कुछ तो कंपनी प्रॉफिट भी करती होगी। तो ठीक है, मान लेते हैं मेरे साल का जो प्रॉफिट होता है, नेट इनकम होती है वो 50 रुपये। अब टर्म स्टार्ट कर देते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम कौन कौन से टर्म हमारे पास सामने आती है। पहला आता है EPS, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर के ऊपर आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है। देखो, अर्निंग पर शेयर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, जितनी एक कंपनी की अर्निंग हो जाती है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। मेरी अर्निंग एक साल की कितनी थी, 50 रुपये, और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10। तो EPS कितना निकला, 5 रुपये। मतलब एक शेयर के पीछे अगर आपने एक शेयर को होल्ड किया 1 साल तक, तो उस पर 5 रुपये की कमाई हो जाएगी आपकी। देखो, ये तो हो गया EPS, अर्निंग पर शेयर। अब अगली टर्म की तरफ चलते हैं। अगली टर्म जो सेकंड टर्म हो जाती है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PE रेशियो ही बोल देते हैं। अब आपको किसी भी कंपनी का PE रेशियो निकालना है तो उसका भी एक फॉर्मूला हो जाता है। चलो, नॉलेज फॉर अस का PE रेशियो निकाल के देख लेते हैं। नॉलेज फॉर अस का PE रेशियो कितना आता है। PE रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। देखो, शेयर प्राइस मेरी कंपनी का कितना है, 100 रुपये,
और डिवाइडेड बाय ईपीएस। अर्निंग पर शेयर मेरे कितना निकला, 5 रुपये। अगर आप 100 को 5 से डिवाइड कर देते हो तो पीई रेशियो कितना निकल के आया, 20। तो मेरी कंपनी का पीई रेशियो कितना है, 20। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके पास दो वर्ड्स जरूर आ जाते हैं, एक तो एसेट और दूसरा लायबिलिटी। एसेट का सिंपल सा मतलब हो जाता है कोई भी वो चीज़ जो आपको कुछ कमा के दे रही हो, ठीक है, ये तो हो जाता है एसेट। और लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी वो चीज़ जिससे जैसे आपके पैसे बाहर जा रहे हो, जिसमें आपका खर्चा हो रहा हो, ये होती है लायबिलिटी। इसकी डेफिनेशन बहुत सारी हो जाती है, लेकिन मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। एसेट वो जिससे पैसे आ रहे हो, लायबिलिटी वो जिससे पैसे जा रहे हो। देखो अब अगर ये जो टर्म आ जाती है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एसेट में से अगर आप लायबिलिटी निकाल देते हो तो वो हो जाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये होगा, अगर मान लो मेरी कंपनी कहीं डूब भी जाती है या दिवालिया घोषित हो जाती है तो कितने रुपए मैं आपको दे सकता हूँ, वो होते हैं बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट कितने हैं, मान लो 200 रुपये के मेरे एसेट हैं, ठीक है, और लायबिलिटी कितनी है, 100 रुपये की। तो बुक वैल्यू कितनी निकल के आई, 100 रुपये। फोर्थ टर्म आ जाती है हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास कितने सेफ साइड पे हो कि आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। हाँ, आप सेटिस्फाइड हो कि अगर कंपनी डूब भी जाती है, नॉलेज फर्स्ट डूब जाता है, तो अभी मेरे को इतने रुपए तो मिल ही जाएंगे। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो नाम से पता चल रहा है, बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब हम बुक वैल्यू को शेयर से डिवाइड कर देते हैं। बुक वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 100 रुपये, और मेरी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10। तो बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 10। मतलब अगर किसी के पास मेरा एक शेयर भी होगा और मेरी कंपनी डूब भी जाती है तो अभी उसको 10 रुपये तो मिलेंगे। उसने कितने रुपए लगाए थे, 100 रुपये लगाए थे, लेकिन उसको 10% की तो एश्योरिटी है कि हाँ अगर कंपनी डूब जाती है तो मेरे को 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे। ये होता है बुक वैल्यू पर शेयर। बहुत सारे जो सेफ साइड इन्वेस्टर हो इसकी तरफ जरूर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ हमें ये रिस्क कम लेना है, तो हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं जिसकी बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। फिफ्थ टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, कई सारे इन्वेस्टर इसको फॉलो करते हैं। फिफ्थ टर्म जो है वो है प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो। आपने बहुत बार देखा भी होगा जब आपके सामने कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का चार्ट खुल के आ जाता है तो उसमें भी लिखा रहता है फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मिलेगा आपको पीबी रेशियो। आप पीबी रेशियो निकालते कैसे हैं, उसका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है, जैसे कि आप नाम से बता देगा, प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब जो भी शेयर प्राइस चल रहा है उसको हम बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं। मेरी नॉलेज फॉरेस्ट का शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये, और बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू कितनी आई, 10 रुपये। तो पीबी रेशियो कितना हो गया मेरी कंपनी का, 10 रुपये। सिंपल है ना। तो प्राइस टू बुक रेशियो मेरी कंपनी का कितना निकल गया है, 10। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है हमारे सामने, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको हम देख लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। इसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। देखो इसको निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लो मेरी 100 रुपये की जो मैंने कंपनी लगाई थी उसकी जो मार्केट वैल्यू हो चुकी है वो 1000 रुपये हो रखी है। उसमें सारे 1000 रुपये मेरे नहीं है। मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया, 100 रुपये का डेट ले लिया। तो मेरे खुद के पैसे कितने लगे, 900, और 100 रुपये का मैंने बाहर से लोन उठा रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जैसे अब मैंने आपको बताया कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नेट इनकम तो आपको पता है मेरी कंपनी की साल की कितनी निकलती है, 50, और शेयर होल्डर इक्विटी में हम 1000 नहीं लगाने वाले, शेयर होल्डर इक्विटी में हम 900 लगाने वाले। क्यों, मेरे तो 900 ही रुपये लगे, 100 रुपये का तो उधार है। तो ROE निकालते टाइम हम क्या करेंगे, 50 को 900 से डिवाइड कर देंगे। पता चल गया होगा कि मैंने 1000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1000 सिर्फ मेरे नहीं, जो भी शेयर होल्डर ने पैसे लगा रखे हैं ROE के अंदर सिर्फ वही लगाए जाते हैं। तो अगर आप 50 को 900 से डिवाइड कर देते हो तो ROE निकलता है मेरी कंपनी का 5.55%। ROE से मिलती जुलती अगली एक और टर्म हो जाती है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला में दिखाया जाता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT की फुल फॉर्म क्या होती है, EBIT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो भी कैपिटल होगा वो सारा का सारा। अब देखो मेरी कंपनी ने, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ ना कुछ डेट लिया है, कुछ लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ देना होगा। तो इंटरेस्ट मान लेते हैं मैंने 10 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया। अब इंटरेस्ट दिया है, मेरी कंपनी की कुछ ग्रोथ हो रही है तो मेरे को सरकार को कुछ टैक्स भी देना होगा या किसी और को टैक्स देना होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मैंने जो टैक्स दिया वो 20 रुपये दिया, ठीक है। अब अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ये था, ठीक है, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट से पहले जो मेरी अर्निंग हुई उसको लेना है। टोटल 50 रुपये की मेरी अर्निंग, 10 रुपये का इंटरेस्ट 60, और 20 रुपये का टैक्स, टोटल कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम निकाल के देखेंगे तो हमारा जो ROCE निकलेगा वो निकलेगा 8%।
मेरी कंपनी का ROE कितना निकला 5.5% और ROIC निकला 8%। ये 7 टर्म हमारे पास आ जाती है फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम। ये 7 टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो इन 7 टर्म्स के बिना हम कोई भी स्टॉक को जज नहीं कर सकते। इनके अलावा को 2-3 टर्म्स और हो जाती हैं, जैसे कि पहली तो होती है डेट। डेट जैसे कि मैंने आपको बताया, डेट का मतलब होता है कर्जा। कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी जब किसी से कर्जा ले लेती है तो उस पर लिखा रहता है कि इस कंपनी के ऊपर इतना डेट है। मान लो मेरी कंपनी के ऊपर 100 रुपये का डेट है, तो मेरी कंपनी में जब आप फंडामेंटल से निकाल के देखते तो उसमें लिखे मिलेगा कि हाँ 100 रुपये का डेट है। अब आप ये बताओ कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप सामने से मेरा फंडामेंटल्स का चार्ट देखोगे और बोलोगे नहीं यार हम नहीं करना चाहते। मैंने पूछूंगा क्यों नहीं करना चाहते, तो आप बोलोगे देखो भाई आपकी जो नेट इनकम है साल की वो 50 रुपये है, लेकिन आप एक्सपेंड करने के बहाने से हर साल जो है ना 100 रुपये का डेट ले जाते हो, तो आप तो लॉस वाली कंपनी होगी, हम आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे, हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा डेट हो। मतलब अगर डेट ले भी रखा है एक्सपेंड करने के लिए तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन जिसने डेट ले लिया लेकिन फिर भी वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, वो लॉस बनाया जा रहा है, ऊपर से डिविडेंड भी दिए जा रहा है। जैसे कि आपने PSU वाली बहुत सारी कंपनी देखी होंगी, उनमें क्या बहुत सारा डेट हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं फिर भी डिविडेंड बांटते रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई पैसा है तो आप उसको अपना डेट कम कर लो, डेट कम करोगे तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्ट कम दोगे तो उसमें बर्डन भी आपका कम होता जाएगा। डिविडेंड थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी तो डिविडेंड को बढ़ा ही देना। बात देखो मैंने डिविडेंड की इतनी सारी बातें कर लेती है, तो चलो डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर देते हैं। मान लो मैं 10 रुपये का डिविडेंड देता हूँ। अब देखो डिविडेंड ऐसे नहीं है हम कितना भी डिविडेंड दे सकते हैं, डिविडेंड के ऊपर भी रूल है। मेरी जो स्टार्टिंग की इनिशियल इक्विटी कैपिटल था हम उससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। अब देखो वो कैसे लागू होगा, मैंने क्या बोला, मैंने 10 रुपये का डिविडेंड दे रहा हूँ पर शेयर, मतलब टोटल डिविडेंड कितना दिया मैंने 100 रुपये का। मेरे को इनिशियल इक्विटी कैपिटल जितना भी है उसको संभाल के रखना होगा, उसके अलावा जितनी मेरी कमाई हुई है उसमें से मैं आपको डिविडेंड दे सकता हूँ। मतलब मेरी जो टोटल इक्विटी कैपिटल थी वो कितना था 100 रुपये, आज के टाइम में मार्केट कैप कितना है 1000 रुपये, मतलब मेरे पास 900 रुपये का मार्जिन है कि 900 रुपये में से मैं कितना भी डिविडेंड दे सकता हूँ। और हाल फिलहाल में मैं कितना दे रहा हूँ 100 रुपये में, इस 100 को बजाय मैं आपको 900 भी दे सकता हूँ, मतलब मैं 10 की बजाय 90 रुपये डिविडेंड भी दे सकता हूँ। अब डिविडेंड तो मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड मैं 10 रुपये पर शेयर दे रहा हूँ। अब देखते हैं दूसरी चीज़, अब डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं, डिविडेंड यील्ड कितना होगा। मैंने आपको बताया 100 रुपये का मेरा शेयर है और 10 रुपये की मैं आपको क्या कर रहा हूँ डिविडेंड दे रहा हूँ, तो कितना हो गया 10% का डिविडेंड यील्ड। लेकिन मैं अखबारों में या कहीं प्रमोशन कराऊंगा तो मैं बोलूँगा कि यार मैं देखो मैं आपको 100% का डिविडेंड दे रहा हूँ। अब वो 100% का कैसे होगा, आपने वही बार सुना होगा जब कोई कंपनी डिविडेंड बांटती है तो बोलती है कि हम 200% का 300% का डिविडेंड दे देते हैं। ऐसा कैसे दे देते हैं, तो क्या ऐसे होगा कि 100 रुपये का मेरा शेयर है और मैं 100% डिविडेंड दे रहा हूँ तो इसका मतलब 100 रुपये डिविडेंड दे रहा हूँ? नहीं, जो डिविडेंड दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में फेस वैल्यू मेरी कंपनी कितनी थी 10 रुपये, और डिविडेंड कितना दे रहा हूँ मैं 10 रुपये, तो हो गया ना 100%। ऐसे फेस वैल्यू पे डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है प्रमोटर होल्डिंग्स। प्रमोटर होल्डिंग से हम किसी भी कंपनी को जज कर सकते हैं, मतलब इतना नहीं कर सकते कि हम बोला कि अच्छा प्रमोटर होल्डिंग इसकी ज़्यादा है तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो प्रमोटर होल्डिंग का लेना देना इस हिसाब से है कि मेरी कंपनी, अगर मेरे को अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है तो मैं क्या करूँगा उस कंपनी में हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे को पता है यार मेरी कंपनी कुछ खास नहीं चलने वाली, मैं क्या करता हूँ लोगों को बेवकूफ़ बना देता हूँ और माल बेचते जाता हूँ, अपनी प्रमोटर होल्डिंग में कम करता जाता हूँ। इसका मतलब मेरे को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। इस हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर स्टॉक को जज किया जा सकता है। जिसकी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी इसका मतलब उसका जो प्रमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, जिस वजह से वो मैक्सिमम होल्डिंग्स को अपने पास रखना चाहते हैं। आपने भी सुना होगा कई सारे बायबैक आ जाते हैं, जैसे TCS का बायबैक आया था अभी। इसका मतलब TCS को पता है कि उसकी ग्रोथ होने वाली, तो क्या करता है वो अपना कुछ शेयर जो है ना बायबैक कर लेता है, अपनी प्रमोटर होल्डिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है। तो आज हमने सारे के सारे टर्म्स का मतलब जान लिया है। अब आप जब भी किसी चार्ट का, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का चार्ट निकाल के देखोगे तो उसको आप देख के कंफ्यूजन होने वाले, अरे PB रेशियो क्या है, EPS क्या है, ROE क्या है, ROCE क्या है। नहीं, अब आपने सारे चीज़ों का मतलब जान लिया। आप किसी भी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप जज कर सकते हो कि अच्छा हाँ इसका डेट ज़्यादा है, ये चुका भी नहीं पाएगी तो नहीं मैं ये स्टॉक नहीं ले रहा। अच्छा ये रेशियो इसका बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये तो क्या है अंडर वैल्यूड नहीं है, वैल्यू में नहीं है, बहुत महंगा हो चुका है। आप खुद देख सकते हो, अच्छा इसका PB रेशियो कम है, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मैं इसको खरीद सकता हूँ इस टाइम पे। अच्छा PE रेशियो एक शेयर के ऊपर इतनी अर्निंग कर सकती है तो इसका PE रेशियो इतना ज़्यादा है। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ एक, ऐसा नहीं, अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख लिया और जिस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके भी परफॉर्म ही करेगी। मान लो जसप्रीत बुमराह का स्टेटस जो है ना बहुत अच्छा है, हाँ
बहुत अच्छी बॉलिंग कर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई आएगा कोई उसको बैट्समैन उसको हिट ही नहीं कर पाएगा, नहीं, ऐसा आप क्या गारंटी दे सकते हो? नहीं। हाँ, लेकिन अब आईपीएल की टीम बना रहे हो तो आपको कोई प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो आप स्टेट्स देख के सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको गारंटी नहीं है कि युवराज सिंह भी 16 करोड़ में खरीदा गया था आईपीएल के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस ही आपने देखी होगी, स्टेट्स देख के तो अरे वाह बहुत अच्छा है, बहुत काम किया है इसने, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस आई तो आप सबने देखा होगा कि लोग क्या क्या रहते हैं कि यार कम से कम एक मैच में तो चल जाए, 2 मैच में तो चल जाए। ऐसा ही शेयर मार्केट के अंदर है, आप स्टेट्स देख के बता सकते हो कि यार ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक आगे भी अच्छा करेगा। और टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बताया, टेक्निकल एनालिसिस को आप फॉर्म के से कनेक्ट कर सकते हो कि इसकी फॉर्म अच्छी चल रही है तो आगे इसको थोड़े टाइम के लिए रिलाई कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं है उसकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है तो उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।